दोस्तों, जिस पार्टी की 300 से ज्यादा सीटें लोकसभा में हो और 300 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश विधानसभा में, और जो पार्टी दावा करती हो कि उसके पास मोदी और योगी जैसे चमत्कारी लीडर हैं, वो पार्टी डबल इंजन की जिसकी सरकार 300 से ज्यादा सीटें हों दिल्ली और लखनऊ में, क्या वो पार्टी 300 से घटकर 200 के नीचे उतर सकती, और भी नीचे जा सकती? और क्या ये दो लड़के, दो नौजवान इन तीन महारथियों को घुटनों पर ला सकते हैं? अब दोस्तों, सवाल बड़ा है कि क्या बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इन दो युवा नेताओं के आगे लगातार मैदान छोड़ती चली जा रही है? और क्या बीजेपी की हर बड़े नेता, चाहे वो योगी हो, शाह हो, मोदी हो, उनकी रैलियों में भीड़ नहीं आ रही, सभाएं फ्लॉप हो रही हैं, विधायक खदेड़े जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और जनता को रिझाने का हर दांव जैसे फेल होता जा रहा है? तो मैंने कहा ना, सवाल लोगों के जहन में, मुल्क के जहन में सिर्फ एक है कि क्या यूपी में बीजेपी हार के कगार पर है? और यही आज इस वीडियो का सवाल है, जिसका जवाब मैं देने जा रहा हूं तथ्यों के साथ, फैक्ट्स के साथ, फिगर के साथ, और बीजेपी के कुछ बड़े खुलासे आपके सामने करने जा रहा हूं। मौसम के कारण मेरा हेलीकॉप्टर नहीं निकल पाया। अब ये छोड़ दो, ये रोड शो गया बेकार, बंद करो। दोस्तों, नवंबर के महीने में जिस वक्त अखिलेश यादव पहली बार विजय रथ पर निकले, सवार हुए, और जैसे जैसे भीड़ उस रथ के पीछे दौड़ती गई, नौजवान, यूथ, बेरोजगार, हर तबके का, हर उम्र का आदमी, इंसान उस रथ के पीछे जैसे दौड़ता चला गया, चाहे वो सड़क पर हो, मोहल्ले में हो, गांव में हो, कस्बे में हो, गोरखपुर में हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, उस रथ के पीछे जो भीड़ दौड़ी उत्तर प्रदेश में, उसने दिल्ली दरबार को जैसे हिला दिया। और उसी वक्त नवंबर 2021 में, उसी दौर में एक बहुत बृहद सर्वे मोदी जी ने, शाह साहब ने कराया उत्तर प्रदेश का, कि देखें कि उनकी पार्टी की, योगी की सरकार की पोजीशन क्या है। और ये जो इंटरनल सर्वे पार्टी का था, उसने जैसे मोदी जी के और शाह साहब के जो पांव से जैसे दरी खींच ली हो। और उस हड़बड़ाहट में फिर इन चार लोगों ने मिलकर एक मेगा प्लान, एक मेगा योजना, या यूं कह सकते हैं एक तरकश में से ब्रह्मास्त्र निकाला उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए। अब दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश की स्थिति होती है वही उत्तराखंड की स्थिति होती है। एक वक्त पे तो दोनों एक ही राज्य थे, उसका असर होता है, एक वायरल इफेक्ट होता है। लेकिन 5 राज्यों के चुनाव में अगर पंजाब आप थोड़ा सा निकाल दें, तो गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, हर जगह बीजेपी की जो साख थी वो दांव पे थी। और उत्तर प्रदेश जिसे सेमीफाइनल कह रहे थे, वो तो मुस्तकबिल था, भविष्य था मोदी और शाह की राजनीति का। और वहां भी जो रिपोर्ट आ रही थी, जो मैंने कहा, वो चौंकाने वाली थी। और इसलिए ये जो मीटिंग हुई इन 4 लोगों की, जिसमें जेपी नड्डा, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान, जिसमें मोदी जी और शाह साहब, मोदी और शाह साहब मेन थे, उस वक्त ये तय किया गया कि आखिर क्या हो सकता है। पैसों की भी कमी थी, रेवेन्यू कम था, जीएसटी के रिटर्न्स कम थे, लेकिन किसी तरह से निर्मला सीतारमण से पूछा गया कि आप ये जो पीएम कल्याण योजना है, अन्न कल्याण योजना है, ये जो राशन बांटा जा रहा था कोविड काल में,
क्या इसको आप 4 महीने तक और बढ़ा सकते हैं? कॉस्टिंग क्या आएगी? और फिर उसके बाद फिनेंस सेक्रेटरी, फिनेंस मिनिस्टर, इकोनॉमिक एडवाइज़र, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये सब बैठे, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज हुई और 50 से 55 हज़ार करोड़ ये लागत थी। 50 से 55 हज़ार करोड़ की लागत थी और उस पर सहमति बनी। निर्मला सीतारमण को समझाया गया, निर्मला जी मान गई, निर्मल हैं दिल से, और फिर 53,000 करोड़ ये सैंक्शन हुए। कैबिनेट की मीटिंग हुई और सरकार ने तय कर लिया कि उसको ब्रह्मास्त्र मिल चुका है। 4 महीने में 53,000 करोड़ रुपया का खर्चा होगा, अन्न बांटा जाएगा मार्च तक, और शायद 10 मार्च को फिर जो नतीजे हैं वो सरकार के पक्ष में आएंगे। लगभग 15 महीने तक देश के करोड़ों को देने का काम किया है, करोड़ों लोगों को देने का काम किया है। उसमें दिसंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक 4 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय किया गया है। इस पे कुल मिलाकर 53,344 करोड़ रुपया खर्च आएगा और ये जो अगले 4 महीने दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक इसको लागू करने का निर्णय किया गया है। अब दोस्तों, हमारे और आपके जेब से जो टैक्स जाता है 53,000 करोड़ रुपया, 53,000 करोड़, इतनी बड़ी रकम 4 महीनों के लिए चुनाव जीतने के लिए। देखिए, एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं, गरीबों को भोजन मिले, गरीबों को राशन मिले, इसके हम खिलाफ कतई नहीं हैं, बिल्कुल नहीं, मिलना चाहिए हमारे देश के नागरिक। लेकिन जो निशाना साधा गया था वो 10 मार्च था, 10 मार्च 2022, जब नतीजे आने थे, और इसीलिए मार्च तक ये राशन मुफ्त बंटना है। याद रखिएगा, जो बजट आया है उसमें आगे इसका प्राविधान नहीं है, कोई भी बजटरी प्रोविजन नहीं है। तो एक बार मैं ये जो मोदी जी का ब्रह्मास्त्र है थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं आपके लिए कि इसमें होना क्या था। इसमें होना यह था कि 5 किलो राशन, जिसमें चावल और गेहूं, वो केंद्र सरकार की तरफ से, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, और फिर योगी जी को फ़ोन किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कि आप भी इसमें ऐड ऑन करिए, बहती गंगा में आप भी हाथ धोइए, पुण्य मिलेगा। तो जैसे होता ना आजकल 1+1 फ्री, बाय 1 गेट 1 फ्री, इसी तरह से योगी जी भी इसमें आए। सरकार की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, माली हालत, लेकिन फिर भी एक बड़ा पैसा, बड़ी रकम वहाँ से निकाली गई। तो 5 किलो मोदी जी की तरफ से, 5 किलो योगी जी की तरफ से, और एक ऐड ऑन और किया गया कि 1 लीटर सोयाबीन का तेल मिलेगा, 1 किलो नमक, भाई नमक का सवाल है, और 1 किलो चना दाल मिलेगी। अब बहुत सी जगह चना खाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी 1 किलो चना, ये एक पैकेज बनाया गया। और जनवरी में साहब इसका बीजेपी ने फीडबैक लिया, और सुनील बंसल जो अमित शाह के आप कह सकते हैं दाहिने हाथ हैं, उत्तर प्रदेश में आंख और कान हैं, उन्होंने एक सर्वे कराया, सर्वे करके रिपोर्ट दी जनवरी में कि साहब ये जो लाभार्थी हैं ये जागृत हो गए, और आप चिंता मत करिए, अब आप चिंता मत करिए अखिलेश की और जयंत की, ये राशन ही कमाल कर जाएगा। ये फीडबैक था। अब दोस्तों, एक ब्रह्मास्त्र जो है वो बीजेपी को मिल चुका था, विधायकों को मिल चुका था। सबको लगा कि ये जो लाभार्थी चेतना है, ये जो लाभार्थी पैकेज है, ये जो करोड़ों लोग जिनको हम अन्न दे रहे हैं मुफ्त में, इसके बदले में वोट तो मिल ही जाएगा। और जब पहले फेज का चुनाव हुआ और सेकंड फेज का चुनाव हुआ और उसके बाद जो फीडबैक आया, तो बीजेपी सोच रही थी कि हाथी से उतरकर दलित इस अन्न को लेकर वोट करेगा मोदी जी को, योगी जी को। जो ओबीसी हैं, खासकर जो गरीबी रेखा से नीचे हैं लोग, वो बेचारे गरीब मजबूर उस अन्न के बदले में वोट देंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा हुआ नहीं। फीडबैक बहुत ही खराब आया और बीजेपी को लगा कि ये जो ब्रह्मास्त्र था ये कहीं ना कहीं फेल हुआ। और उसके बाद विधायकों ने, उम्मीदवारों ने, जो उम्मीदवार जिनके टिकट बदले गए थे,
जो नए उम्मीदवार थे, जो पुराने थे, उन सब ने लोगों को, गरीबों को कोसना शुरू कर दिया। और इंतहा तब हुई इस जलालत की, इस बेशर्मी की, जब यह महिला कैमरे पर, मंच पर, सार्वजनिक तौर पर बेहूदी बातें करने लगी। आज हम वोट मांगने जाते हैं, हम कहते हैं कि दीदी वोट देना, तो मुंह से नहीं बोल रहे। गल्ला खा गए, रुपया खा गए, पैसा खा गए, नमक खा गए, और मुंह से नहीं बोल रहे, नमस्कार स्वीकार नहीं कर रहे। ये कहाँ का न्याय है? अगर आपको इतना ही खराब लगता था तो आप पहले कह देते कि हम तुम्हारा गल्ला नहीं खाएंगे। ये तो ईमानदारी नहीं हुई ना। सब कुछ ले लिया, रुपया हमें मिले, गल्ला हमें मिले, सुविधाएं हमें मिले, आवास हमें मिले, लेकिन जब हम वोट देने जाएंगे तो हमें ना राष्ट्रवाद दिखेगा ना। बीजेपी की ये जो नेता हैं सरिता जी, जिस बेशर्मी से ये गरीबों से, मजबूरों से, इस तरह का इनका लहजा है कि मेरा गल्ला खा गए, मेरा नमक खा गए। इसका मतलब क्या हुआ कि नमक हलाल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप को इस अन्न के आगे, इस राशन के आगे, जो हम सब कुछ दे रहे थे आपको वोट देना चाहिए था, लेकिन आप नमस्कार तक नहीं कर रहे, आपके मुंह से कोई बोल नहीं निकल रहा। ये फ्रस्ट्रेशन है। गल्ला खा गए, रुपया खा गए, पैसा खा गए, नमक खा गए, और मुंह से नहीं बोल रहे, नमस्कार स्वीकार नहीं कर रहे। ये कहाँ का न्याय है? अब दोस्तों, मोदी जी का ये जो ब्रह्मास्त्र था, ऐसा लगता है कि इस ब्रह्मास्त्र पर एक ब्रह्मास्त्र आके गिर गया। और हाल ये है, ग्राउंड रिपोर्ट ये है जो मैंने आज आपके लिए, मैंने फरुखाबाद बात करी, मैंने इटावा बात करी, मैंने मैनपुरी बात करी, मैंने हमीरपुर बात करी, मैंने कन्नौज बात करी, और अपने फील्ड रिपोर्टर से मैंने कहा कि आप बाइट्स भेजिए। मेरे पास कम से कम 6-7 से ज्यादा प्रतिक्रियाएं हैं, और एक से एक बढ़कर। लेकिन मैं चाहता हूं आप सिर्फ ये 2 प्रतिक्रियाएं सुनिए, कुछ लोगों की, उनका दर्द सुनिए कि सरिता जी ने किस तरह से उनको इस जख्मों को फिर से हरा कर दिया है, किस तरह से जलील किया है उनको। राशन कोई अपने घर से थोड़ी दे रहे हैं, वो तो गवर्नमेंट का है भाई। सब चीज़ इन्होंने बेची है, वही राशन हम लोग दे रहे हैं। अडानी के हाथ जो बेचा है, अडानी का तेल है, अडानी का वो रिफाइन चल रहा है। पहले की सरकारों में भी मिलता था। पहले की सरकारों में समाजवादी मिला, खूब बांटा। ये तो खामोखा एक जुमलाबाजी है कि हमने राशन दिया, नमक दिया, और नमक का बदला मांग रहे हो क्या? और नमक तुमने अपने घर से लाके दिया नहीं है। इसमें कहना ये है कि ये मेरा अधिकार है, ये भाजपा का कुछ नहीं है। और भाजपा ने क्या दिया है? ये शक्कर जो हमारी इससे पहले गवर्नमेंट थी, शक्कर था, मट्टी का तेल मिलता था, नमक भी दिया। जो सरिता भदौरिया ने कही है बात, ये बिल्कुल इतनी बड़ी नेता होके उन्हें ये बात, ओछी बात ही नहीं कहना चाहिए थी। और कि हम नमक खिला रहे हैं, तुम नमक हरामी कर रहे हो, तो हम जनता हैं, जनता नमक हराम होती है। अब दोस्तों, अगर समय खराब चल रहा है, सितारे गर्दिश में हैं, तो फिर हर दांव फेल होता है। जैसे चाणक्य का दांव जो 2014 में रंग लाया, 17 में रंग लाया, 19 में रंग लाया, उस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं करा पाए, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में। मुस्लिम्स ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके बाद जो कार्ड खेला छापों का, इस पर छापे इनकम टैक्स के, उस पर छापे, यहाँ तक कि अखिलेश के जो सबसे नज़दीकी लोग थे उन पर भी छापा मारा, कुछ नहीं मिला, बूमरैंग कर गया। फिर ये ब्रह्मास्त्र 53,000 करोड़ रुपए का, इसका आपने हश्र देखा, हाल देखा। एक और योजना, फ्री मकान देने की योजना, और ये योजना ये थी कि गांव में आप अगर मकान बनाते हैं तो आपको करीबन 1.5-2 लाख रुपए सरकार देगी। आप अगर शहर में गरीब लोग अगर मकान बनाते हैं तो करीबन 2,40,000, 2.5 लाख मान लीजिए, पैसा आपको मिलेगा। और सरकार को लगा कि ये मकान का कार्ड चल निकला है। लेकिन इंटरनल रिपोर्ट्स जो हैं, जो मेरी बातचीत हो रही है दोस्तों, जो पार्षद हैं, और ज़्यादातर नगर निगम में जो पार्षद हैं बीजेपी के, एक मकान को पास कराने के लिए शहर में 20 से 25,000 रुपए का रेट है। उस गरीब जिसके पास मकान नहीं है, सर पर छत नहीं है, ये पार्षद 20,000, 25,000, 30,000 रुपए ले रहे हैं। और गांव में जो लेखपाल है, जो तहसीलदार है, उसका कट बंधा हुआ है। वो फाइल तभी आगे बढ़ेगी जब लेखपाल
कि हथेली गर्म की जाएगी। वो जो गरीब आदमी है वो लेखपाल को पैसा दे, और ये योजना भी भ्रष्टाचार के चलते फेल हुई है। और दोस्तों, एक बात और कह रहा हूं, भ्रष्टाचार का आलम ये है, जो मैंने आपको बताया था इससे पहले, कि मोदी जी का एक खास गुर्गा कह लीजिए या उद्योगपति कह लीजिए, 22,000 करोड़ से ज्यादा लेके चंपत हो गया, जिसका जिक्र नहीं है कहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश में तहसील हो, थाना हो, कोई भी सरकारी एजेंसी हो,